स्टार्ट कर लें जी। तो एक चीज आपसे कहनी थी, जब आपने खत्म करना होता है ना, आप क्या कहते हैं कि आप जैसे वो व्हाइट बोर्ड पे खत्म करते हैं, कहते आप कह रहे थे कि ये खत्म कर जीरो के रोकेंगे, एकदम से आप नहीं कहना, थोड़ा सा ब्रेक दे देना, आप एक बीट कर दें। अच्छा, ताकि वो तो इसमें ना आप वो काटने में मसला होता है, कभी कभी आपकी जो बात होती है वो भी उसके अंदर आ जाती है, तो काटने में मसला होता है, वो थोड़ा सा गैर है। सही हो गया जी। स्टार्ट कर लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन एमटीकेट सेशन में खुश आमदीद। आज हम टेस्ट C5 की डिस्कशन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम 4 लेक्चर्स का इस्तेमाल किया। 2 लेक्चर्स में केमिकल एनर्जेटिक्स और 2 लेक्चर्स में केमिकल काइनेटिक्स को मुकम्मल किया। उसमें जो भी बारीकियां थीं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से रिलेटेड, हाफ लाइफ से रिलेटेड और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, हेस लॉ से रिलेटेड वगैरह वगैरह, वो सारी हमने इन डिटेल देखी। आज आपने एक पेपर दिया है और उस पेपर में आपको ये नज़र आ रहा है कि पेपर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड नौइयत का था। काफ़ी सारे सवाल ऐसे थे जो आप अगर किताब एक बारी रीड कर लेते तो उनके जवाब दे सकते थे। कुछ सवाल ऐसे थे जो एप्लीकेशन बेस्ड थे और उनमें आपको थोड़ी सी एप्लीकेशन पता होने की ज़रूरत थी। कुछ कैलकुलेशंस भी थी। तो ये सारे सवाल मेरे हिसाब से तो आज के टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि किए जा सकने वाले थे, अटेम्प्टेबल थे। ऐसा नहीं था कि कोई सवाल जो है वो अटेम्प्ट किया ही ना जा सकता हो। कुछ एक सवाल के ऑप्शंस में हमें एतराज़ था और उनमें हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा तो इंशाल्लाह बता भी दूंगा कि कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके लिए क्रेडिट देने की ज़रूरत है और ऐसा क्यों है। सही हो गया जी मामला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बात शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हेन ए बॉन्ड ब्रेक्स। अच्छा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था, बिल्कुल स्टार्ट की बात है। जब हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ रहे थे तब हमने कहा था कि जब भी बॉन्ड ने ब्रेक होना है तो बॉन्ड ब्रेकेज जो है ना वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। बॉन्ड को तोड़ना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो बीटा ऑप्शन में हीट इज एब्जॉर्ब्ड, बॉन्ड ब्रेक होता है तो आप एनर्जी देते हैं, आप एनर्जी देंगे तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। सही जनाब, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होना है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हीट चेंज एंडोथर्मिक होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, इवॉल्व नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन है जी, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू। यहाँ पर हम मदद लेंगे वैल्यू ऑफ आर से, ले सकते हैं। वहां पर हमने पढ़ा था कि कैलोरी जो होती है वो 4.18 जाउल के बराबर होती है। ये हमने सेकंड यूनिट में पढ़ा हुआ था, वहां पर कैलोरी और जाउल का एक रिलेशन मौजूद था। अब अगर हम कैलोरी की जगह किलो कैलोरी कर देते हैं, जिसे 1000 कैलोरीज भी कहते हैं, तो फिर ये 4.18 किलो जाउल के बराबर हो जाएगा। सही, किलो जाउल के बराबर हो जाएगा। और किलो का मतलब मैंने क्या बताया, 4.18 10⁻³ किलो जहां पर लिखा हो ना, अगर आप वहां 10⁻³ भी लिख दें तो भी बात सही रहती है, गलत नहीं होती। तो यहाँ पर हमने अल्फा ऑप्शन 4.184 10⁻³ जाउल्स टिक कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है जी, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन ए केमिकल रिएक्शन when the molar quantities of products and reactants being the same as represented in chemical equation at STP is called। तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड तो चारों ऑप्शंस में नहीं है, तो फिर हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर जिसे कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, अल्फा ऑप्शन, वो टिक कर रहे हैं। असल में ये डेफिनेशन, क्योंकि इसमें सारा कुछ स्टैंडर्ड रखा गया है, तो सारा कुछ स्टैंडर्ड रखा गया हो तो फिर ये होती है जी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फिलहाल स्टैंडर्ड का वर्ड यहाँ कहीं ऑप्शंस में मौजूद नहीं है, तो हमने इसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन, अल्फा ऑप्शन, टिक कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है जी, व्हेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन
react at 100 degree centigrade and 1 atmosphere pressure to produce 2 moles of water vapors. 484 kilojoule of energy is evolved. What is the delta H for 1 mole of water vapor form? हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहे हैं, और यहाँ पर जो डेल्टा एच है वो एक्सोथर्मिक इवॉल्व हो रही है हीट, तो वो 484 किलो जाउल आई है। हमें पूछा गया है कि 1 मोल ऑफ वाटर के लिए एंथैल्पी चेंज क्या होगी। जाहिरी बात है कि 2 मोल्स के लिए -484 है, तो 1 मोल वाटर बनेगा तो हाफ हो जाएगी, हाफ हो जाएगी तो डिवाइडेड बाय 2 कर दें, -242 हो जाएगा, -242 हो जाएगा जी। चलें जनाब, अब हमने यहाँ पर टिक कर दिया अल्फा ऑप्शन, -242 किलो जाउल पर मोल। आपने देखना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो मोल बन रहे हैं उनके लिए कितनी एनर्जी है, और फिर एक मोल के लिए एनर्जी निकालने के लिए आप जितने मोल बन रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे, इंशाल्लाह आपका जवाब आ जाएगा। 5th क्वेश्चन है जी, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन है, और क्योंकि ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो किताब में लिखी हुई है तो इस पर हम मजीद बात कर नहीं सकते। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। 6th क्वेश्चन है जी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन इज मेजर्ड एट। मैंने यहाँ पर, मुझे लगता है कि इस एरिया में कहीं लिखा था लास्ट टाइम कि अगर आप कभी भी थर्मोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर कर रहे होंगे तो फिर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर से मुराद 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन एसटीपी जो होता है, एसटीपी जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर, और ये आमतौर पर गैसेस के जो कवानीन है ना उनके लिए एसटीपी लगता है। लेकिन जनरल थर्मोकेमिस्ट्री 7th चैप्टर और जनरल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 10th चैप्टर, उसके अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल किया जाता है। 7th क्वेश्चन देखते हैं जी, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इज -393.7। लाइन लगा लेते हैं जी। कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी है -393.7 किलो जाउल पर मोल। आगे बढ़ते हैं जी। एंड द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO टू फॉर्म CO2 इज -283, और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनने की एनर्जी -283 किलो जाउल पर मोल है। आगे बढ़ते हैं जी। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द रिएक्शन कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की जो एनर्जी है ये हमें नहीं पता। हेसला लगेगा। क्या कहता है हेसला कि अगर एक रिएक्शन एक तरीके से हो, ये फर्स्ट मेथड है कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनने का, या फिर दूसरे तरीके से हो, ये दूसरा मेथड है कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनने का। आप देख सकते हैं कि कार्बन से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों को अगर जमा किया जाए तो यही बनता है। तो एक रिएक्शन, हेसला कहता है कि अगर एक रिएक्शन एक से ज्यादा तरीकों से हो सकता हो तो ओवरऑल एनर्जी चेंज सेम रहता है, यानी कि जितना एनर्जी चेंज पहली साइड पर है उतना ही एनर्जी चेंज दूसरी साइड पर होगा। और अगर आप इस इक्वेशन को हल कर लें तो -110.7 किलो जाउल पर मोल आ जाएगा जवाब, अल्फा ऑप्शन जो के बन रहा है। 8th क्वेश्चन है जी,
फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके सोडियम कार्बोनेट और वाटर बना रहा है। डेल्टा H इज इक्वल टू -89। अब ये क्या चीज है? अच्छा, यहां पर अब मैं थोड़ी सी आपकी मदद करता चलूं जी। एक बात याद रखनी है आपने कि एक टर्म है, ये यहाँ पर जो वैल्यू निकली है ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, एक और टर्म भी मैं यहाँ पे वाजे करता चलूं। एक होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो कि इससे पहले मुझे सवाल नंबर 5 में बताई गई थी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल ए और बी in their standard physical state react to form 1 mole of a compound। सही है जी। कोई एक रिएक्टेंट है ए, वो मान लें कुदरती तौर पे सॉलिड स्टेट में होता है, बी कुदरती तौर पे गैसीय स्टेट में होता है। इन दोनों के मिलने से 1 मोल प्रोडक्ट बना, जो कुदरती तौर पे नेचुरल फिजिकल स्टेट उसकी गैस है। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी को आप क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर आपने इसे स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर पर नापा है। अब आ जाते हैं कि कई दफा ऐसे भी हो सकता है, जिस तरह इस रिएक्शन में हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। सोडियम कार्बोनेट बन रहा है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से। सही जनाब, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से। अब बना तो ये भी है, फॉर्मेशन तो इसकी भी हुई है। इस रिएक्शन के अंदर भी एंथैल्पी चेंज तो हुआ है, यानी कि यहाँ पे एंथैल्पी चेंज भी हो रहा है, कंपाउंड की फॉर्मेशन भी हो रही है। तो आप इसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं। लेकिन आप इसे एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कह सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए 1 mole of product from reactants in their standard physical state under standard conditions बनना जरूरी होता है। मैं एक मिसाल और भी ले देता हूं। यहाँ पर आपकी किताब में वैसे ये लाइन तो लिखी ही हुई है कि ये जो रिएक्शन है, इससे जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो सोडियम कार्बोनेट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। ये लाइन किताब में ही लिखी हुई है, लेकिन हम इसे मजीद वाज़ेह करने के लिए एक और मिसाल ले रहे हैं, जो कि है लैटिस एनर्जी की। आपको याद होगा, लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन बताते हुए और उसकी डेरिवेशन करवाते हुए मैंने आपसे ये कहा था कि किताब के मुताबिक लैटिस एनर्जी इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस। याद आ रहा होगा आपको, आप किताब में ये डेफिनेशन देख भी सकते हैं, सेकंड लास्ट पेज की सेकंड लाइन में शायद लिखी हुई है, टॉप से सेकंड लाइन, सेकंड लास्ट पेज, 7th चैप्टर। आप जाकर चेक भी कर लीजिएगा, किताब है तो अभी देख लें। अच्छा, तो लैटिस एनर्जी है जी, ये लैटिस एनर्जी तो पता है ना क्या होती है? गैसियस आयंस से क्रिस्टल का बनना। सही जी। अब किताब वाला क्या कहता है कि लैटिस एनर्जी कैन आल्सो बी कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए क्रिस्टल फ्रॉम गैसियस आयंस। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ना, इसके दो मतलब हो गए फिर। एक तो हो गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसका एक खास मतलब है, और वो मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बने फ्रॉम रिएक्टेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। एक हो गया खाली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये किसी भी रिएक्शन के लिए जिसमें प्रोडक्ट बन रहा हो रिएक्टेंट से, उस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज को अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, आप इसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं।
यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है, इसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन से बन रही है, आप कहेंगे कि दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सही जी। इसी तरीके से आप कहेंगे कि दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो आप किसी भी रिएक्शन में जिसके अंदर प्रोडक्ट बन रहा है, आप उस रिएक्शन की एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट आप बताएं कि ये किन रिएक्टेंट से बन रही है। आप गौर करें कि मैं कह रहा हूं इट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो फिर मुझे अंडरस्टूड है कि वो पूछ रहा है कि रिएक्टेंट से जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एलिमेंट्स से जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो उस एंथैल्पी की बात हो रही है, तो मैं कहूँगा -393.7। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बताएं, तो फिर मैं ये वाली वैल्यू नहीं बताऊंगा। अब जो रिएक्टेंट उसने मुझे बताए हैं, उन रिएक्टेंट से जो एनर्जी बन रही है उसी को मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहूंगा, लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहूंगा। सही जी। चलें, अब ये बात उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से चलें एक और मिसाल ले लेते हैं। मैं चाह नहीं रहा कि आप जो ना यहाँ पे कहीं मिस हो जाए आपका कोई पॉइंट। ये देखें जरा, वाटर लिक्विड ये बनता है H पॉजिटिव आयन एक्वस से प्लस OH नेगेटिव आयन एक्वस से। इसे कहते हैं जी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसकी वैल्यू होती है -57.4 किलो जाउल पर मोल। अब मैं यहां पर क्या बताने वाला हूं, आप भी सोच रहे होंगे क्या बात हो रही है। तो मैं कहता हूं कि -57.4 किलो जाउल पर मोल is the enthalpy of formation of water from hydrogen ions and hydroxide ions। तो ये बात भी सही है, ये बात गलत नहीं है। अगर मुझे रिएक्टेंट बता दिए जाएं और प्रोडक्ट बन रहा हो उनसे, तो उस रिएक्शन की एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहा जा सकता है, लेकिन आमतौर पे तो इसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही कहा जाएगा। ये इंफॉर्मेशन जिस पर मैंने पिछले 5-6 मिनट या 7 मिनट लगा दिए हैं, क्यों लगा दिए हैं इस इंफॉर्मेशन पर? इसलिए कि कई दफ़ा आपको इस तरह के सवाल देखने को मिल सकते हैं। वो कहेगा कि भाई ये लैटिस एनर्जी है, या फिर मान लें इस रिएक्शन के लिए वो 4 ऑप्शन बनाए और उसमें लैटिस एनर्जी का ऑप्शन ही ना हो, तो आप तो यही सोचेंगे कि ये तो ऑप्शन ही गलत हैं 4, ये तो लैटिस एनर्जी है। बार बार याद करने की कोशिश करेंगे, याद यही आएगा कि ये लैटिस एनर्जी है। आप कहेंगे कि सवाल गलत है, क्रेडिट मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा। आपको ये तो पता लग गया, साथ एक दूसरा रास्ता भी मैंने बता दिया कि अगर वो ऐसे कह दे कि भाई फलां फलां रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो उन रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बनने की एंथैल्पी, उन रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट के बनने के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहला सकती है। कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। क्लियर हो गई जी बात? आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन जी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस इज। हम जानते हैं कि ये आमतौर पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये वैल्यू -57.4 होती है, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मैंने ये बताया था कि ये वैल्यू -57.4 से कम होती है। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन जो -57.4 से कम होगा, मुझे वो टिक करना चाहिए,
मुझे यहाँ पर अल्फा ऑप्शन को ज़रा करने की ज़रूरत है हल। अल्फा ऑप्शन है 13.7 किलो कैलोरीज, 13.7 और हर एक कैलोरीज में 4.18 जाउल होते हैं। तो मैं इसे हल कर लेता हूँ। 8 7 आर 56, 6 आ गया, 5 इधर आ गया, 8 3 आर 24, 5 ऐड करेंगे 29, 2 आ जाएगा, 8 1 आर 8 और 2 10, इस तरह आ जाता है। यहाँ पर आ जाएगा 7 3 1 और आगे चलते हैं। 4 7 आर 28, 2 आ गया, 4 3 आर 12 और 2 14, 4 1 आ गया, 4 1 आर 4 और 1 5, 5 आ गया। अच्छा, अब इन्हें मैं ज़रा ऐड कर लेता हूँ। यहाँ वैल्यू आई 6, 9 और 7 16, 6 1 आ गया, 8 3 11 और 1 12, 2 आ गया, 1 इधर आ जाता है, 4 5 6 7, 57.266 वैल्यू आ रही है। 57.266 वैल्यू आ रही है, तकरीबन 57.4 के करीब ही है। तो ये वैल्यू भी 57.4 के करीब है। बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो वैसे ही 57.4 से ज़्यादा हैं, कम कोई भी नहीं है। तो फिर हम इस सवाल को क्रेडिट डाल देंगे, क्योंकि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए। किससे जी? -57.4 किलो जाउल पर मोल से। और ये याद रहे कि इस वैल्यू को मैंने सही इसलिए नहीं माना कि 57.4 और 57.26 में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हालांकि जब एसिड वीक होता है या फिर चाहे बेस वीक होती है या दोनों वीक होते हैं तो फिर थोड़ा ज़्यादा फ़र्क आता है। कम से कम ये 56 होना चाहिए था या 55 होना चाहिए था, 50 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, लेकिन इतना थोड़ा सा फ़र्क जो है ना वो तो कैलकुलेशन की वजह से भी हो सकता है। इसलिए हमने इसे सही जवाब नहीं माना और हमने क्रेडिट दिया। हमें अगर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता लेस देन 57.4 तो हम उसे फ़ौरन से टिक कर देते, इंशाल्लाह वो सही हो जाता। 10th क्वेश्चन है जी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैज द सेम वैल्यू बिकॉज। तो ये जी एक्सरसाइज का सवाल है, लास्ट ही क्वेश्चन है और उसमें डेल्टा ऑप्शन बनता है। द नेट केमिकल चेंज इज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस विद हाइड्रो ऑक्साइड आयंस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। क्योंकि तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड तमाम स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर एक ही रिएक्शन कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी है फिर वो सेम होगी, वो कांस्टेंट होगी। उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और उसकी वैल्यू होगी -57.4। कुछ बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करता जाता हूँ 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द लेटिस एनर्जी ऑफ सोडियम फ्लोराइड is much greater than cesium fluoride. Which statement explains this difference? थोड़ी सी आपके साथ डिस्कशन और हो जाए तो आपका भी फायदा हो जाएगा। असल में हमारे साथ एक परेशानी ये है कि हम कई दफ़ा सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ऑप्शंस को ज़्यादा अहमियत देते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा रीजंस वाले सवाल में कि जो सवाल आपको आया है ना उसमें उसने कहा है कि इसकी रीज़न दें, इसकी वजह बताएं, तो ऑप्शंस पढ़ने से पहले आप उसका रीज़न खुद से सोच लें। आप सोचें कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसकी वजह क्या है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि लेटिस एनर्जी दोनों की डिफरेंट है, तो लेटिस एनर्जी मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ चार्ज टू साइज रेशो पर ही डिपेंड करती है। अगर चार्ज सेम होगा तो फिर सिर्फ साइज पर डिपेंड करेगी। मुझे दो मिसालें दी गई हैं, एक है सोडियम फ्लोराइड, एक है सीजियम फ्लोराइड। फ्लोराइड सेम है, अगर कोई चीज़ सेम होगी तो वो लेटिस एनर्जी पर असर नहीं डालेगी। अब बचा सोडियम और सीजियम, दोनों पहले ग्रुप के मेंबर हैं, दोनों का चार्ज भी सेम है। चार्ज भी सेम है तो चार्ज भी इररेलेवेंट हो जाएगा, चार्ज भी असर नहीं डालेगा। फिर क्या बचा? साइज बच गया। सोडियम का साइज स्मॉल होता है जबकि सीजियम का साइज लार्ज होता है।
जिसका साइज लार्ज होगा उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, लो होगी। ऑप्शंस पढ़ते हैं। फिलहाल मेरे नज़दीक तो सीजियम का साइज बड़ा होने की वजह से, या फिर यूं कह लें कि सोडियम का साइज कम होने की वजह से ऐसा मामला हो रहा होगा। पहला ऑप्शन है जी, अल्फा सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लैटिस एनर्जी पर कोई असर नहीं है। सोडियम हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का भी कोई असर नहीं है लैटिस एनर्जी पर। चार्ली ऑप्शन है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम। सीजियम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो साइज है ना जी, वो साइज एटम का नहीं है। यहाँ पे साइज, क्योंकि लैटिस एनर्जी आयोनिक कंपाउंड्स की नोट की जाती है, तो आयोनिक कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी में जो साइजेस होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एटम्स के, मतलब वो एटम्स के नहीं होते बल्कि उनके आयंस के साइज कंपेयर किए जाते हैं। डेल्टा, द आयोनिक रेडियस ऑफ सोडियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ सीजियम। डेल्टा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है। चार्ली भी आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ज्यादा अच्छा जो है वो डेल्टा है। उसकी वजह मैंने बता दी कि आयोनिक रेडियस कंपेयर किए जाते हैं, ना कि एटॉमिक रेडियस। 12th क्वेश्चन देखें। द लैटिस एनर्जी ऑफ लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड एंड पोटाशियम फ्लोराइड फॉलो द ऑर्डर। मैं अब यहाँ पर लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड और पोटाशियम फ्लोराइड लिख लेता हूं। फ्लोराइड तीनों में है, इरेलेवेंट हो गए। +1 सब में है, इरेलेवेंट हो गया। बचा कौन? साइज। लिथियम का साइज छोटा है, लिथियम सोडियम का साइज बड़ा है, पोटाशियम का साइज और बड़ा है। जिसका साइज छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी है लिथियम फ्लोराइड की, उससे बड़ा साइज सोडियम का, सोडियम फ्लोराइड की, उससे बड़ा साइज पोटाशियम का, पोटाशियम फ्लोराइड की। तो बीटा ऑप्शन लग रहा है। 13 क्वेश्चन, व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज। 1 मोल नाइट्रोजन बना लेते हैं, उसे 1 मोल ऑक्सीजन से मिला लेते हैं और NO बना देते हैं, 2NO। बड़ा ही स्टैंडर्ड रिएक्शन है, किताब में लिखा हुआ था और इसकी वैल्यू मैंने आपको याद करा दी थी, 180.5 किलो जूल पर मोल होती है। अल्फा ऑप्शन हमने यहाँ टिक कर दिया। 14 क्वेश्चन है, इन विच रिएक्शन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। इस तरीके से याद आता है मुझे कि अगर प्रोडक्ट कम है जी, प्रोडक्ट यहाँ पर हो, रिएक्टेंट यहाँ पर हो, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से कम होती है। चार्ली ऑप्शन हमने टिक कर लिया। 15 क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज। मैग्नीशियम है आपके पास, उसे ऑक्सीजन से मिलाएं, हाफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। किताब में इसकी मिसाल दी गई है और वैल्यू लिखी हुई है। अल्फा ऑप्शन -692 किलो जूल पर मोल। 16 क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, डेल्टा ऑप्शन जी 218। किताब की मिसाल है। मैंने बताया था कि जितनी मिसालें किताब में हैं उन्हें याद करना आप पर फर्ज ऐन की तरह लाजिम है। 17 क्वेश्चन, इन ग्लास कैलोरीमीटर द क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज मेजर्ड बाय द फार्मूला। तो जो ग्लास कैलोरीमीटर है उसमें फार्मूला हम यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। यहाँ पे M मैस है, S स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है। बीटा ऑप्शन सही लग रहा है। 18 क्वेश्चन, इन बॉम्ब कैलोरीमीटर द ऑक्सीजन प्रेजेंट इनसाइड द बॉम्ब इज अबाउट। बीटा ऑप्शन मैंने बताया था, बॉम्ब कैलोरीमीटर में 20 एटमॉस्फेयर पर ऑक्सीजन अंदर सप्लाई की जाती है टू मेजर एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन।
19 क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, सोडियम की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये सवाल हमें आया है लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन से, जहाँ पे सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बना था और यहाँ पर एंथैल्पी चेंज हमने नोट की थी +108 किलो जाउल पर मोल, जो कि चार्ली ऑप्शन है। 20th क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। हम जानते हैं कि चार्ली ऑप्शन -349 होती है। 21st क्वेश्चन आ गया, लैटिस एनर्जी आर वेरी हेल्पफुल इन डिस्कसिंग दी। लैटिस एनर्जी से क्या क्या पता लगता है, मैं ऑप्शन देख लेता हूं। अल्फा ऑप्शन स्ट्रक्चर, लैटिस एनर्जी से स्ट्रक्चर पता लग सकता है, यानी कि कोई क्रिस्टल फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, या उसमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, या वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, या वो सिंपल क्यूबिक है, या उसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, वगैरह वगैरह। क्योंकि लैटिस एनर्जी दिखने में साइज पर डिपेंड कर रही है, और साइज हम जानते हैं कि वो पैकिंग से रिलेटेड है। आप लोग ग्रुप में सवाल पूछ रहे थे, मैंने उसमें बताया था कि अगर वो साइज बढ़ता है कैटाइन का, तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। सही जी, तो साइज ऑफ कैटाइन वो ना सिर्फ लैटिस एनर्जी पर असर डालता है, बल्कि वो असर डालता है स्ट्रक्चर पर भी। तो स्ट्रक्चर जब वो डिपेंड कर रहा है साइज पर, तो वो इनडायरेक्टली लैटिस एनर्जी से भी रिलेटेड हो गया। बीटा ऑप्शन देख लें, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग पता लग जाती है। लैटिस एनर्जी, अब यहीं पर आप देखें कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर फेसेस पर एटम लगे हुए हैं और कॉर्नर्स पर एटम लगे हुए हैं, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में सिर्फ बॉडी के अंदर दरमियान में एक एटम लगा हुआ है। तो अलग अलग तरह की बॉन्डिंग यहाँ पे पाई जा रही होगी। किसी में आयोनिक बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम होगा, किसी में आयोनिक बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा। तो लैटिस में पैकिंग ऑफ आयंस कैसे है, इससे आप उनकी बॉन्डिंग भी हिसाब लगा सकते हैं। लैटिस एनर्जी लैटिस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रही है, लैटिस का स्ट्रक्चर लैटिस एनर्जी से पता लग सकता है, बॉन्डिंग लैटिस एनर्जी से पता लग सकती है। चार्ली ऑप्शन है प्रॉपर्टीज, इसको भी देख लेते हैं। एक बात याद रख लें कि एक टर्म है लैटिस एनर्जी, एक टर्म है हाइड्रेशन एनर्जी। सही जी, एक टर्म है लैटिस एनर्जी, एक टर्म है हाइड्रेशन एनर्जी। अगर किसी साल्ट के लिए, किसी आयोनिक कंपाउंड के लिए हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लैटिस एनर्जी से ज्यादा आएगी, तो फिर वो कंपाउंड पानी में सॉल्यूबल होगा। अगर किसी कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लैटिस एनर्जी से ज्यादा आएगी, यानी कि उस कंपाउंड को जब आपने, ये एक आयोनिक कंपाउंड लिखता हूं मैं, इस आयोनिक कंपाउंड को मैंने डाला पानी के अंदर, आयोनिक कंपाउंड से बने पॉजिटिव आयन, उसे पानी ने सराउंड कर लिया, नेगेटिव आयन उन्हें पानी ने सराउंड कर लिया, पॉजिटिव आयन के साथ पानी ने बॉन्ड बनाए, नेगेटिव आयन के साथ पानी ने बॉन्ड बनाए। जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी इवॉल्व होगी। याद होगा आपको कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहां बॉन्ड बना, यहां से भी एनर्जी इवॉल्व हुई। इस एनर्जी को कहां इस्तेमाल किया गया? इस एनर्जी को इस्तेमाल किया गया ये वाली क्रिस्टल को तोड़ने के लिए। यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और यहाँ पॉजिटिव। ये जनाब ये क्रिस्टल है, इसके बॉन्ड टूट गए। सही जी, ये एनर्जी कहाँ इस्तेमाल हुई? बॉन्ड तोड़ने में इस्तेमाल हो गई। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब जरा देखें हम बात क्या कर रहे हैं। ये वाली एनर्जी जो इस लैटिस को तोड़ने के लिए चाहिए, इसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। और जब लैटिस के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पानी में हल होंगे, पानी उनसे बॉन्ड बनाएगा, तो फिर बॉन्ड बनने से एनर्जी निकलेगी।
अगर एनर्जी इवॉल्व्ड, जिसे मैंने नाम दिया है हाइड्रेशन एनर्जी का, वो ज्यादा हो, और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड यानी कि जो एनर्जी बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए, जिसे मैंने लैटिस एनर्जी कहा है, वो कम हो। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, लैटिस एनर्जी कम, तो ओवरऑल सिस्टम को तो फायदा हो रहा है हल होकर, ओवरऑल सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है, ओवरऑल सिस्टम जो है वो कयाम पजीर हालत में जा रहा है, तो फिर वो सिस्टम, वो आयोनिक कंपाउंड पानी में हल हो जाएगा। तो क्या सीखा हमने? अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो तो फिर कंपाउंड पानी में हल हो जाते हैं। अगर किसी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा हो तो फिर वो कंपाउंड पानी में हल नहीं होता। अब यहां से हम ये सीख रहे हैं कि लैटिस एनर्जी प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी पर असर डाल रही है। इसी तरीके से लैटिस की एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो उसे तोड़ना मुश्किल होगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ हम ये सीख रहे हैं कि लैटिस एनर्जी से ना सिर्फ स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग पता लगती है, बल्कि ये भी पता लगता है कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन टिक कर लिया है। आगे चल पड़ते हैं जी। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हेस लॉ। हेस लॉ ये कहता है कि इफ ए रिएक्शन कैन टेक प्लेस वाया मोर देन वन रूट्स, the overall energy change will be the same। अल्फा ऑप्शन देखें, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H। यहाँ से तो यही लग रहा है कि ओवरऑल एनर्जी चेंज एक तरफ की एनर्जी चेंज के बराबर है, तो अल्फा ऑप्शन सही लग रहा है। चार्ली ऑप्शन देखें, एनर्जी चेंज इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो, ये भी हेस लॉ की स्टेटमेंट है। तो अल्फा और चार्ली दोनों हेस लॉ की स्टेटमेंट्स ही हैं। डेल्टा ऑप्शन बोथ ए एंड सी हम यहाँ टिक करेंगे। 23rd क्वेश्चन जी, इसमें क्रेडिट चला जाएगा क्योंकि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू होती है -57.4 किलो जॉल पर मोल, और यहाँ में कहीं पे भी किसी में भी वैल्यू जो है वो -57.4 किलो जॉल पर मोल नहीं लिखी हुई, तो 23rd को हम क्रेडिट दे देते हैं। 24th क्वेश्चन देखें, द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन with rate constant 6.93 10⁻⁻14 per second is। हाफ लाइफ पूछी गई है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। मुझे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालने के लिए फार्मूला पता है 0.693 ओवर के की वैल्यू है 6.93 10⁻⁻14। सही जी। अगर मैं पॉइंट को इस साइड पर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा 0.693 और वैल्यू -14 की जगह हो जाएगी -13। अब क्यों ऐसा कर लिया मैंने? ताकि 0.693 और 0.693 आपस में कट जाएं और ये वैल्यू बन जाए 1/1 × 10⁻⁻13, जो कि ऊपर जाकर बन जाता है 1 × 10⁻13। इस तरीके से सही जवाब अल्फा ऑप्शन बन जाता है। 25th क्वेश्चन में पूछ रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज 100 किलोग्राम पर मिनट, हेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 विल बी। एक रिएक्शन लिखा है 2SO2 प्लस O2 2SO3। याद रख लें कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यानी कि SO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जिसकी बात चल रही है, अगर वो प्रोडक्ट जिसकी बात चल रही है सवाल में और वो रिएक्टेंट जिसकी बात चल रही है सवाल में, इंपॉर्टेंट बात जी, सब रिएक्टेंट की बात नहीं हो रही, सब प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, वो प्रोडक्ट जिसके बारे में सवाल है, वो रिएक्टेंट जिसके बारे में सवाल है,
अगर उन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे तो फिर याद रखना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन of product will be equal to rate of disappearance of reactant. याद रख लें, if then, अगर कोई सवाल के अंदर वो रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का कंपैरिजन पूछ रहा है तो आपने देखना ये है कि जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है और जिस रिएक्टेंट की बात हो रही है क्या उनके नंबर ऑफ मोल्स आपस में बराबर हैं या नहीं है। आमतौर पर वो बराबर ही होंगे, तो अगर वो बराबर हैं तो रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन है 100 किलोग्राम पर मिनट तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 विल बी 100 किलोग्राम पर मिनट, जो कि अल्फा ऑप्शन में बताया गया है। 25th क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं जी। 26th क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जांपल ऑफ। रस्टिंग ना एक स्लो रिएक्शन है, आप देखते हैं कि जंग लगता है, ये बड़ा मुश्किल से होने वाला रिएक्शन है, इसके अंदर काफी ज्यादा मामलात हैं, तो डेल्टा ऑप्शन ये एक स्लो रिएक्शन है। आगे चलते हैं 27th क्वेश्चन द रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of reactants taken as unity is called। ये फार्मूला मेरे माइंड में आ रहा है कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, और फिर हमने कहा था कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज टेकन एज यूनिटी तो फिर हमने कहा था कि रेट इज इक्वल टू के, और इसे हमने कहा था स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अच्छा, तो सही जवाब हो गया यहां पर चार्ली ऑप्शन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। 28 क्वेश्चन देखें द रिएक्शन विच इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हम सीख चुके हैं। चार्ली ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ FeI2, ये FeCl3 से बन रहा था, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन से बन रहा था। अलबत्ता अगर हमें अल्फा और चार्ली नहीं भी पता होता तो भी हमारा जवाब बीटा ऑप्शन ही होना था, क्योंकि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट। ग्लूकोज पौधे में जो है फोटोसिंथेसिस से बन रहा है, और मैंने बता दिया है कि फोटोसिंथेसिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो बीटा ऑप्शन 28th क्वेश्चन में हमने टिक कर लिया बिकॉज इट इज फोटोसिंथेसिस, या फिर आप कह सकते हैं कि ये फोटो कैटालाइज्ड रिएक्शन है। 29th जी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद क्लोरीन। ये रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन बनी हुई है, किताब के अंदर से ही सवाल है। CHCl3 और Cl2 की पावर हाफ, तो ये 1.5 ऑर्डर बन रहा है इस रिएक्शन का। तो 1.5 हमें दिया गया है जी चार्ली ऑप्शन। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन द हाफ लाइफ ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज 24 मिनट्स। If the initial concentration is 0.1 molar, how many minutes after how many minutes the concentration of N2O5 will remain 0.0125%। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने इसे 0.0125% माना है ना जी, तो फिर आपका जवाब नहीं आया होगा सही। तो अगर आपने इसे परसेंट माना था तो आप इस सवाल का नंबर अपना इजाफी लगा सकते हैं, क्योंकि सवाल की स्टेटमेंट में ये परसेंट जो है गलती से टाइप हुआ है, आपकी गलती नहीं है, तो आप एक नंबर के हकदार करार पाते हैं। लेकिन जिन बच्चों को पता लग गया कि ये परसेंट नहीं है बल्कि यहाँ पे मोलर लिखा हुआ है, क्योंकि स्टार्ट में 0.1 मोलर दिया गया है, उन बच्चों को हम बता दें कि इस सवाल को हल कैसे करना था। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी गई है 0.1 मोलर, हाफ लाइफ गुजरी तो ये कंसंट्रेशन रह गई हाफ।
आप इसका हाफ करें तो ये हो जाता है 0.05। फिर हाफ लाइफ गुजरी और फिर कंसंट्रेशन रह गई एक और बारी हाफ 0.025। फिर हाफ लाइफ गुजरी और कंसंट्रेशन रह गई हाफ 0.0125 मोलर। ये वही कंसंट्रेशन है जो यहाँ पर दी गई है। तो कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं? 1 2 3। एक हाफ लाइफ है 24 मिनट, दूसरी हाफ लाइफ है 24 मिनट, तीसरी हाफ लाइफ है 24 मिनट। टोटल यहाँ पर हो गए 72 मिनट्स, 72 मिनट्स। तो ये हो गया चार्ली ऑप्शन। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ये अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर मोलर लिखा हुआ है। अगर आप ये परसेंटेज के तहत हल कर रहे थे तो आपको चारों ऑप्शन गलत ही लग रहे होंगे और आपका क्रेडिट दिया जा सकता है। 31st, if the constant for half life is 60 and initial concentration is 1 molar, half life निकालो। हाफ लाइफ निकालने के लिए दी गई है। हाफ लाइफ कौन से ऑर्डर रिएक्शन की? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। वो बराबर होती है 1.5 ओवर के ए स्क्वायर। ये आ गया 1.5 ओवर 1 और 60 आ गया इंटू 1 का स्क्वायर आ गया। यहाँ से जवाब आ जाएगा 1.5 ओवर 60। यहाँ से जवाब आ जाएगा 15 ओवर 600। ये पॉइंट को हटा दिया जी मैंने, 10 आ गया नीचे। 15 ओवर 600। अब मैं इसे हल कर लेता हूँ। 15 यहाँ लिख लेता हूँ, 600 बाहर लिख लेता हूँ। सही जी। पॉइंट लगाएं 0 आ जाएगा, 0 लगाएं 0 आ जाएगा। 600 2s are 1200। कितना बचा? 300 बचा। 0 आगे फिर लगा दें। 600 5s are, ये 3000 हो जाएगा, ये कट जाएगा। सही जवाब। तो इस तरीके से 0.025 सेकंड आ रहा है जो कि है बीटा ऑप्शन। मैथमेटिक्स है सिंपल, आप देख लें कि उम्मीद है कि वैसे आप ये कर लेना चाहिए आपको। तो ये हो गया 31st का जवाब बीटा ऑप्शन। 32nd देखते हैं। डाइazonium salt decomposes as this equation says at 0 degree centigrade the evolution of nitrogen becomes 2 times faster when the initial concentration of salt is doubled। अच्छा, नाइट्रोजन क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डबल हो रही है और जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो जाहिरी बात है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ होगा। रिएक्शन की कंसंट्रेशन में जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल की, रेट डबल हुआ, रेट डबल हुआ तो प्रोडक्ट की अमाउंट भी डबल हो गई। रेट डबल, प्रोडक्ट की अमाउंट डबल। रेट क्यों डबल हुआ? रिएक्टेंट डबल किया था। रिएक्टेंट डबल लिख लेते हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल की, रेट डबल हो गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डबल हो गई। तो ये तो लीनियर रिलेशनशिप है और अल्फा ऑप्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर सही जवाब लग रहा है। 33rd क्वेश्चन है जी। द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर एक्टिवेशन एनर्जी कैन आल्सो बी यूज्ड टू स्टडी। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके से होती है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी की भी बात होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी की भी बात होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की भी बात होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की भी बात होती है, रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की भी बात होती है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की भी बात होती है। तो सभी बातें होती हैं। हीट इवॉल्व भी पता लगती है, हीट एब्जॉर्ब भी पता लगती है, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में भी पता लगता है। तो ये तो ऑल ऑफ दीज लग रहा है डेल्टा ऑप्शन 33rd क्वेश्चन के अंदर। 34th क्वेश्चन देखें। इफ टू इनिशियल कंसंट्रेशंस एंड टाइम आर गिवन फॉर ए रिएक्शन then which method is used to find out the order of reaction। अच्छा जी, हाफ लाइफ दी गई है तो यकीनी बात है कि हाफ लाइफ मेथड ही इस्तेमाल होगा। तो डेल्टा ऑप्शन हाफ लाइफ मेथड यहाँ सही लग रहा है। फार्मूला देख लें। n इज इक्वल टू 1 प्लस log T1 ओवर T2
ओवर log A2 ओवर A1। ये फार्मूला रेगुलर डिस्कशन में मैंने नहीं लिखा था, वैसे इस फार्मूले से इस सवाल को हल करने में कोई इजाफी मदद तो नहीं मिल रही, क्योंकि जब वो कह रहा है कि टाइम दिया गया हो तो फिर उससे हम हाफ लाइफ मेथड ही टिक करते। अलबत्ता ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, इसलिए मैंने आज लिख दी कि हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर निकालने का तरीका ये है। 35 if the temperature of the molecule increases then it will increase dash of molecules। टेम्परेचर बढ़ने से कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती, प्रेशर नहीं बढ़ता, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बढ़ती, बल्कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। डेल्टा ऑप्शन, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा हमने सीखा था यूनिट 2 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। 36 क्वेश्चन, विच वन इज अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट से क्या इफेक्ट होता है, ये देखें, ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर हम मान लें कि रिएक्टेंट है, यहाँ मान लें प्रोडक्ट है, यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये था एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटालिस्ट। और अगर आपने यहाँ पे कैटालिस्ट डाल दिया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैटालिस्ट डालने के बाद, तो फिर आप देखते हैं कि उसकी एनर्जी कम हो जाती है, यानी कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो पहले ज्यादा थी, अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम रह गई कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए। तो जब आप कैटालिस्ट डालते हैं तो इससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। आप कह सकते हैं कि डेल्टा ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी भी तो कम होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, लेकिन इस ग्राफ में तो पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट की भी नजर आ रही है, प्रोडक्ट की भी नजर आ रही है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की भी नजर आ रही है। तो कैटालिस्ट किसकी पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है, भाई वो तो हमें नहीं बता रहा सवाल, इसलिए हमने कहा कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की है और कैटालिस्ट उसी को कम करता है। तो यहाँ पर हमें लिख देना चाहिए था चार्ली ऑप्शन, एक्टिवेशन एनर्जी। 37 question, the catalytic activity of enzymes is greatly enhanced by the presence of A। तो यहाँ पर चार्ली और बीटा, एक्टिवेटर और कोएंजाइम दोनों ही वर्ड किताब में लिखे हुए हैं, तो अगर आपने इन दोनों में से कोई टिक किया है तो आपका जवाब सही माना जाएगा, एक्टिवेटर भी और कोएंजाइम भी। 38 क्वेश्चन आ गया, एन एनर्जी डायग्राम इज शोन बिलो, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी देखें, ये आ गया जी रिएक्शन के अंदर यहाँ पर है प्रोडक्ट, यहाँ पर है रिएक्टेंट, यहाँ पर है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इस तरीके से ग्राफ चल रहा है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये वाली जो है इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, x कह रहा है, और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसे y कह रहा है। अब अगर रिवर्स रिएक्शन होगा तो फिर यहाँ से रिएक्शन शुरू होगा, प्रोडक्ट बन जाएंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बन जाएगा प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट अगर वापस जाता है तो ये सारी वैल्यू क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सही है जनाब, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बन गई ये सारी वैल्यू। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दरमियान एनर्जी के फर्क को कहते हैं। मैं बता दिया था, मैंने लिखवा दिया था आपको कि अगर एक ऐसा रिएक्शन हो रहा होगा जो कि है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिवर्स रिएक्शन is equal to energy of activation of forward reaction plus delta H, और ये वैल्यू बनती है x plus y। हमने टिक कर दिया है जी चार्ली ऑप्शन, x plus y। 39 which property of liquid is measured by polarimeter, optical activity है जी चार्ली ऑप्शन। homogeneous catalysis is observed in अल्फा ऑप्शन, हाबर प्रोसेस, हेट्रोजेनस कैटालिसिस है जी, उसमें आयरन कैटालिस्ट है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटालिस्ट है, वो भी हेट्रोजेनस है। डाउस प्रोसेस वो क्लोरोबेंजीन उसमें, और वो बड़ा हाई टेम्परेचर पे है, वो भी हेट्रोजेनस ही होती है।
चार्ली ऑप्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर सॉल्यूशन फेज रिएक्शन है, ये होमोजेनस कैटालिसिस है। सही जी। एंजाइम के बारे में याद रखें, एंजाइम हेट्रोजेनस कैटालिस्ट हैं, ये गलत नहीं कर देना कहीं, एंजाइम हेट्रोजेनस कैटालिस्ट हैं, लेकिन जनरली अगर आप लेबॉर्ट्री में कोई रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में करवाएं तो वो होमोजेनस कैटालिसिस होती है। चार्ली ऑप्शन सही हो गया। 41 जी, इफ ए डिके टेक्स प्लेस फ्रॉम 200 टू 25, 200 से 100 हुआ होगा, 100 से 50 हुआ होगा, 50 से 25 हुआ होगा, 1 2 3 हाफ लाइफ गुजर गई हैं, 3 हाफ लाइफ है 24 आवर, एक हाफ लाइफ कितनी होगी जी 8 आवर्स होगी। चार्ली ऑप्शन मैंने टिक कर दिया। 42 a प्लस 2b से c बन रहा है। व्हाट आर दी पॉसिबल रेट कांस्टेंट ऑफ k? a प्लस 2b का मतलब है कि अगर मैं रेट यहाँ पे लिखता हूँ तो वो आता है k कंसंट्रेशन ऑफ a कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर 2, 1 प्लस 2 कितना जी? ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का? 3, और थर्ड ऑर्डर के लिए रेट के यूनिट होते हैं मोल माइनस 2 डेसीमीटर क्यूब प्लस 6 पर सेकेंड, तो ये ऑप्शन बन रहा है डेल्टा। 43 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन हमने अपने टेबल में डिस्कशन के अंदर शामिल नहीं की थी, सवाल आ गया है तो चलें एक लम्हा लगाकर सीख लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी का मकसद होता है, सॉरी आर्हीनियस इक्वेशन का मकसद है एक्टिवेशन एनर्जी को ढूंढना। अल्फा ऑप्शन सही हो गया। 44th क्वेश्चन है जी, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड। याद रख लें एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी, ये मैंने इंफॉर्मेशन दे दी थी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है E1 और रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है E2 इस सवाल में, तो E1 इज ग्रेटर देन E2। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से बताई गई थी, उसी की एप्लीकेशन पूछी गई है। 45 द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, अल्फा ऑप्शन। 46 द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम शो की गई है, डेल्टा एच नॉट बताएं। डेल्टा एच नॉट क्या होता है जी? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी के फर्क को डेल्टा एच कहते हैं। यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी के फर्क को एक्स से जाहिर किया गया है, तो अल्फा ऑप्शन एक्स हो जाएगा। 47 जी, ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, याद रखना पड़ेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसमें रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद रहे रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज नहीं हो रही। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हर रिएक्शन में चेंज होती है, दुनिया का कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। सही जनाब। अल्फा ऑप्शन लिखता है हुज रेट इज अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन, मैंने कहा कि रेट इफेक्ट नहीं होता। बीटा ऑप्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट चेंज विद टाइम, बिल्कुल गलत बात है जी। मैंने बता दिया कि ऑर्डर कोई भी हो रिएक्शन का, उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज हो रही होगी। चार्ली जी, इन विच रिएक्टेंट डू नॉट रिएक्ट, भाई रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करेंगे तो रिएक्शन किस चीज का? फिर वो रिएक्शन हो रहा है मतलब कि वो चीजें रिएक्ट करेंगी। डेल्टा ऑप्शन इन विच वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन लार्ज एक्सेस, भाई एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में होगा तो अगर मान लें A प्लस बी से बन रहा है C, अगर B लार्ज एक्सेस में होगा तो B के हिसाब से तो जीरो ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन A के हिसाब से तो जीरो ऑर्डर नहीं ना होगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हैं इनके अंदर एक चीज लार्ज एक्सेस में हो तो जीरो ऑर्डर नहीं होते, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन ही कोई सही नहीं थे, क्रेडिट दे देंगे आप, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं भूलनी। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने जो ना बीटा ऑप्शन लगाया होगा, लेकिन वो गलत है। असल बात क्या है कि रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, अलबत्ता कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डज चेंज विद द टाइम। ऐसे नहीं हो सकता कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज ही ना हो। तो 47 चला गया क्रेडिट पे। 48 डीएक्टिवेशन ऑफ अ कैटलिस्ट बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी, इसे पॉइजनिंग कहते हैं जी, चार्ली ऑप्शन हो गया। 49 है एस्टर प्लस हाइड्रोजन आयन एसिड और अल्कोहल
इस यहाँ पे रेट रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इज डबल्ड। अब एस्टर को आपने डबल कर दिया, भाई एस्टर के हिसाब से तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, अगर आप एस्टर डबल करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बड़ी सीधी सीधी मिसाल लिखी हुई है किताब में। तो अगर एस्टर के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, एस्टर की रिएक्शन कंसंट्रेशन डबल करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ने डबल हो जाना है, तो आप यहाँ पे 2 टाइम्स टिक कर देंगे, अल्फा ऑप्शन 2 टाइम्स। अगला सवाल देख लें, P + Q, जगह थोड़ी सी कम रह जाती है जी हमारे पास, चलें जल्दी से मिटाते हैं, टाइम भी बड़ा ज्यादा हो रहा है, तो जनाब आगे चलते हैं। P + Q गिव अस R + S। वो कहता है कि इफ P इज इन लार्ज एक्सेस, तो अभी हमने क्या कहा कि अगर कोई चीज लार्ज एक्सेस में होगी तो उसके हिसाब से ऑर्डर 0 हो जाएगा, यानी कि P पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन जो है ना डेल्टा ऑप्शन लग रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ P। क्यों? क्योंकि सवाल में उसने हमें बताया है कि जो रिएक्टेंट है P वो एक्सेस में लिया गया है, या P के हिसाब से ऑर्डर 0 है। अच्छा, अल्फा बीटा चार्ली भी पढ़ लेते हैं। अल्फा ऑप्शन P इज कैटालिस्ट, नहीं जी P कैटालिस्ट है, ऐसे कोई शर्त नहीं नजर आ रही। बीटा नो P मॉलिक्यूल्स पोजेस सफिशिएंट एनर्जी टू रिएक्ट, नहीं जनाब, जब किसी रिएक्टेंट के हिसाब से ऑर्डर 0 होता है तो इसका मतलब होता है कि वो लार्ज एक्सेस में है आमतौर पर, तो P कोई सॉल्वेंट हो सकता है। चार्ली जी, द कंसंट्रेशन ऑफ P डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, मैंने क्लियर किया कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं रहती जी, कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है, बस उसका असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो चीज लार्ज एक्सेस में होती है। तो डेल्टा ऑप्शन हो गया। 51 हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट हैज एन ऑर्डर। तो अब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोलिसिस है, मैं ये कहूंगा आपसे कि आपको अगर हाइड्रोलिसिस आ जाए तो आप उसे हमेशा स्यूडो फर्स्ट टिक करें। अगर स्यूडो फर्स्ट का ऑप्शन ना हो तो फिर फर्स्ट ऑर्डर टिक करें। जैसे कि पीछे 49 में एस्टर प्लस हाइड्रोजन आयन था, वो भी हाइड्रोलिसिस ही थी, तो मैंने वहां पे उसे फर्स्ट ऑर्डर बोला था। सही जनाब, क्योंकि मुझे बस समझानी थी एक बात, सूडो फर्स्ट और फर्स्ट ऑर्डर का रेट एक ही तरह वेरी करता है। लेकिन यहाँ पर अब उसने सूडो फर्स्ट भी दे दिया, ऑप्शन फर्स्ट भी दे दिया, तो अब मैं क्या टिक करूंगा? सूडो फर्स्ट। भाई क्यों टिक करूंगा? इसलिए कि हाइड्रोलिसिस क्या होती है, एस्टर के अंदर आप पानी डालते हैं, पानी होता है सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट होता है वो होता है लार्ज एक्सेस में, जो सॉल्वेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। तो भाई अगर किसी की कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हो रही होगी तो फिर वो ऑर्डर पर असर नहीं डालेगा। देखकर तो लगता है कि 2 रिएक्टेंट हैं, असल में कितना रिएक्टेंट है? एक ही, तो फिर अगर दिखने में 2 लगें असल में 1 हों तो उसे सूडो फर्स्ट कहते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए क्या कह दिया कि जब भी हाइड्रोलिसिस आ जाए आपने कहना है कि भाई ये सूडो ऑर्डर है, तो डेल्टा ऑप्शन सूडो फर्स्ट। अगर सूडो फर्स्ट नहीं होगा तो फर्स्ट लगा लेंगे। आगे चलते हैं जी। 52 द एंजाइम व्हिच कैन कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल, अल्फा ऑप्शन इसे जाइमेज कहते हैं जी। 53 विद इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन इज ड्यू टू, जब मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो आपस में टकराएंगे, उनकी कुलियन बढ़ेगी, कुलियन बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। आमतौर पे कुलियंस बढ़ती हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती हैं, इस वजह से वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। लेकिन याद रहे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ता है जी? कुलियंस। लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही बात है जी, बढ़ती है, लेकिन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं बढ़ती। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ती नहीं है, कम होती नहीं है। टेम्परेचर से 2 ही चीजें बढ़ सकती हैं, कुलियंस और काइनेटिक एनर्जी, और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन कुलियंस का था तो इसलिए मैंने डेल्टा ऑप्शन टिक कर लिया। 54 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। याद रखा होगा आपने, मैंने बताया था कि अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए ये रही, रिवर्स के लिए ये रही। एक रिएक्शन की, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी
और रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन उनके कम या ज़्यादा होने से डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड में कम एनर्जी एक्टिवेशन लेता है, रिवर्स में ज़्यादा ले लेगा, लेकिन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर कोई असर नहीं डालती एक्टिवेशन एनर्जी एंथैल्पी पर असर नहीं डालती। इंफॉर्मेशन है, याद रख लें। बीटा ऑप्शन जी, इट इज रिड्यूस्ड बाय कैटालिस्ट जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस बाय कैटालिस्ट होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमने जो नॉट ट्रू है वो ढूंढना है, तो मुझे लगता है कि अल्फा नॉट ट्रू था, बाकी सब ट्रू हैं, लेकिन हम उन्हें फिर भी पढ़ रहे हैं। चार्ली, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड रिएक्शन, बिल्कुल सही बात जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा। डेल्टा, ग्रेटर द एक्टिवेशन एनर्जी लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन, जारी बात है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती जाएगी तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है उनकी तादाद कम होती जाएगी, फिर रिएक्शन का रेट हो जाएगा लो। आगे चलते हैं। 55 T हाफ इज इक्वल टू कहाँ आ गया 1.5/k²। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है जी, बीटा ऑप्शन टिक कर लें। थर्ड ऑर्डर के रेट मोल की पावर -2 डेसीमीटर +6 पर सेकंड, ये आ गया जी। 56 57 आ गया। इफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस वेरी रैपिडली इन द एयर, द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर, जारी बात है एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में बर्तन ठंडा हो जाता है, हीट सराउंडिंग से आती है, सराउंडिंग ठंडी हो जाती है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा जी, बीटा डिक्रीज। 58 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एक बात जो मुझे पता है कि हमेशा सही होगी वो ये है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हमेशा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से कम होगी, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं होने वाला। तो चार्ली ऑप्शन, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस हैव लेस एनर्जी देन द रिएक्टेंट्स, रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं उनकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी, ये पक्की बात है, बाकी सारी बातें डाउटफुल होती हैं। तो 59 आ गया, QP इज ग्रेटर देन QV जी, इसमें आपने 59 में यही आंखें बंद करके लगा देना है, सोचना ही नहीं है, आप सोचने से पहले ही लगा दें कि QP और QV में क्या रिलेशन है। QP इज ग्रेटर देन QV होता है, जैसे फिजिक्स में CP इज ग्रेटर देन CV होता है। 60 a reaction gives out heat, this means that only new bonds are being made, जरूरी नहीं है जी सिर्फ नए बॉन्ड बनने से एनर्जी निकलती तो है, लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि जो बॉन्ड बन रहे होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं और जो टूट रहे होते हैं वो कम होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि जनाब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, एनर्जी चेंज था -692, यहाँ पे एनर्जी निकल रही है, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के नए बॉन्ड नहीं बन रहे बल्कि ऑक्सीजन के बॉन्ड टूट भी रहे हैं, तो बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है, लेकिन जो बॉन्ड बन रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं और जो टूट रहे हैं वो वीकर हैं। तो अगर बॉन्ड्स बीइंग मेड आर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड्स ब्रोकन, जो कि चार्ली ऑप्शन है, वो भी हो रहा हो तब भी रिएक्शन हीट देता है। तो 60th क्वेश्चन के साथ ही हमने जनाब टेस्ट की डिस्कशन कर ली मुकम्मल। ये था आज का हमारा काम। अगली बार इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ। और कोई सवाल अगर आपके जहन में हो तो फिर आप राब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका हल निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच जी, अस्सलाम वालेकुम।